देखिए आज का जो सेशन है 70 बीपीएससी पीटी 2024 के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। देखिए आज इस सेशन में हम लोग जो न्यू वाला घटना चक्र का बुक आया हुआ है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें 38वीं बीपीएससी से लेकर के 69वीं बीपीएससी तक में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको सब्जेक्ट वाइज दिया गया है। और आज इस सेशन में हम लोग 70 बीपीएससी घटना चक्र 2024 मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी प्रश्न 38वीं बीपीएससी से लेकर के 69वीं बीपीएससी तक में पूछे गए हैं उनको आज हम लोग कवर करेंगे। क्योंकि यहाँ पर प्रश्नों की संख्या 600 से अधिक है, इसलिए फ्रेंड्स इसको हम लोग दो पार्ट में यानी कि दो वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमारा यह पार्ट 1 है और नेक्स्ट पार्ट 2 में सारा मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको ये जो घटना चक्र फॉर बीपीएससी पीटी 2024 है, इससे संबंधित ढेर सारे वीडियो हमने कवर कराया हुआ है। अगर उनको आपने नहीं देखा हुआ है तो जाकर के देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी 70 बीपीएससी 2024 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स जब पूरा कंप्लीट सेशन को देख लीजिएगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में अवश्य ही फ्रेंड्स शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग आज का सेशन। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग 70 बीपीएससी घटना चक्र 2024 मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स देखिए 38वीं बीपीएससी से लेकर के 69वीं बीपीएससी तक में जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं, आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, उनको आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ फ्रेंड्स कि ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसमें प्रश्नों की संख्या 600 से भी अधिक है, इसीलिए इसको हम लोग दो पार्ट में कवर करेंगे। आज हम लोग पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे और इस पार्ट 1 में हम लोग 300 से अधिक प्रश्नों को कवर करेंगे। फिर हम लोग पार्ट 2 में भी 300 से अधिक प्रश्नों को कवर करेंगे। इस प्रकार से हम लोग इस कंप्लीट 600 प्लस प्रश्नों को हम लोग केवल दो वीडियो में केवल दो सेशन में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एक बार सभी लोग फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, और देखिए यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के नीचे आपको लिखा मिल जाएगा कि यह प्रश्न जो है किस वर्ष बीपीएससी में पूछा गया है। आप देख भी सकते हैं ये 45वीं बीपीएससी प्री 2001-2 का प्रश्न है। पहला प्रश्न है, पढ़िए कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। फ्रेंड्स देखिए अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिएगा, इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होते चलेगा। और साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। तो फ्रेंड्स देखिए भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का आगमन हुआ था। वह 1505 ईस्वी में भारत पहुंचा था। तो यहाँ पर देखिए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है ना, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय हुआ था, ठीक है ना, और 1505 ईस्वी में इसका आगमन हुआ था, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। दूसरा प्रश्न हमारा कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। तो फ्रेंड्स देखिए ये उपयोग करते थे कौन, तो ये पुर्तगाली करते थे। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो फ्रेंड्स ये आपको भी पता है, यह हॉकिंस को किया था। हॉकिंस जो था ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी तथा व्यापारी था और वह बादशाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर के 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा था, ठीक है ना। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब, याद रखिएगा, जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब तथा फिरंगी खान अथवा इंग्लिश खान की उपाधि दिया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हॉकिंस राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित किया था। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर बताइए। भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित किया था। तो फ्रेंड्स ये किया था सूरत में, ठीक है ना, सूरत में, ध्यान रखिएगा यहाँ पर सूरत इसका आंसर हो जाएगा, सूरत में किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। बताइए स्वाली के स्थान पर हराया था, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जिसका जो राइट आंसर होगा ना वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, थॉमस बेस्ट, ठीक है ना, थॉमस बेस्ट, याद रखिएगा, थॉमस बेस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए थॉमस बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था। सर थॉमस रो भारत आया था। तो फ्रेंड्स ये भी आया था जहांगीर के समय में, ठीक है ना, और अभी हमने हॉकिंस के बारे में भी पढ़ा है, तो हॉकिंस भी जहांगीर के समय में आया था और सर थॉमस रो भी जहांगीर के समय में ही आया था, ठीक है। सर थॉमस रो ये आपके ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 1615 में ये सूरत पहुंचा था और 1616 में वह अजमेर में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए 67वीं बीपीएससी का प्रश्न था। देखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है ये बीपीएससी का, ठीक है ना। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स 1632 में, ठीक है ना। ये 65 बीपीएससी का प्रश्न है और आगे भी आपको देखने को मिलेगा 1632 में, ठीक है ना। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में अपनी फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया था। तो ये जगह का भी नाम इंपॉर्टेंट है, पटना, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। तो देखिए फिर से ये प्रश्न रिपीट हुआ, ये 69वीं बीपीएससी में, पिछली बार ही ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं 1632 यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था।
बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। देखिए मुगलों का अंग्रेजों यानी कि ब्रिटिशों के साथ पहली बार संघर्ष 1686 में औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था, ठीक है ना। मुगल गवर्नर शाइस्ता खान ने जॉब चौरनौक सहित अंग्रेजों को हुगली से खदेड़ दिया था। तो यहाँ पर औरंगजेब यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध, ठीक है ना। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है ये 1746 से 1748 ईस्वी तक चला था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो कि 1740 में आरंभ हुआ था, इसी का एकमात्र विस्तार था यह, ठीक है ना। और देखिए अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और आपको पता है कि एक्स ला सापिल की संधि के तहत जो है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का समापन हुआ था, ठीक है ना। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। आपको याद रखना फ्रेंड्स कि वांडीवास का युद्ध हुआ था कब, तो 1760 में हुआ था। अंग्रेज और किसके मध्य हुआ था, तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। इसमें जीत किसकी हुई थी, तो अंग्रेजों की जीत हुई थी और फ्रांसीसियों की हार हुई थी, ठीक है ना। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो सर आयरकुट कर रहा था। और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो काउंट डी लाली कर रहा था, ठीक है ना। तो ये सब आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। बक्सर की लड़ाई, अच्छा बक्सर का युद्ध हुआ था कब, तो फ्रेंड्स ये 1764 में हुआ था। याद रखिएगा 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है ना। मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना थी एक तरफ और दूसरी तरफ अंग्रेज थे। इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी और ये जो संयुक्त सेनाएं लड़ रही थी मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की, इनकी हार हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। इसको आप ध्यान रखिएगा। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था, ठीक है। और बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, तो ये इलाहाबाद की संधि थी, इलाहाबाद की संधि, ठीक है ना, 1765, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वर्ष खालिस्तान दिया गया में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो देखिए टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि 1784 ईस्वी में हुई थी, 1784 ईस्वी में हुई थी। और इस संधि के बाद जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था उसका समापन हो गया था, ठीक है ना। अच्छा टीपू सुल्तान जो था ये किस आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था, जरा आप मुझे कमेंट करके बताइए। टीपू सुल्तान जो था इसको शेरे मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी, साथ साथ ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था, सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो फ्रेंड्स ये प्राप्त होता था बिहार से, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। बिहार से जो है यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। तो अभी हमने इसको डिस्कस करा है, बिहार राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान बनाया था मोहम्मद रजा खान को, ठीक है ना, मोहम्मद रजा खान को, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद रजा खान को। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मोहम्मद रजा खान इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप जरूर याद रखिएगा। 12 अगस्त 1765 को फरमान जारी करके कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दिया गया था, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिए ये जो मुर्शिदाबाद है, बंगाल का उपदीवान जो है मोहम्मद रजा खान को और बिहार के लिए राजा सीताब राय को नियुक्त किया गया था। तो ये दोनों आप ध्यान रखिएगा। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान किया था। तो अभी मैंने आपको बताया था जस्ट कि शाह आलम द्वितीय ने अपने 12 अगस्त 1765 ईस्वी के फरमान के द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दिया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में कहा जाता है, ठीक है ना। शाह आलम द्वितीय के बारे में, शाह आलम द्वितीय के बारे में कहा जाता है। ये कहावत है, ठीक है ना, फारसी भाषा में है कि सल्तनत शाह आलम अज दिल्ली तपालम, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते सिमटते दिल्ली के लाल किले से मात्र पालम गांव तक रह गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा आपका इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। हालांकि उस समय क्या हुआ था कि जो बिहार लोकसभा आयोग जो है ना इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था, मतलब डिलीट कर दिया था, ठीक है ना। तो ये मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं, ये मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बारे में है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो देखिए रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था, तो फ्रेंड्स यह शाह शुजा से प्राप्त किया था, ठीक है ना। शाह शुजा से इन्होंने प्राप्त किया था, याद रखिएगा, ठीक है। शाह शुजा, इसने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए शाह शुजा ने रंजीत सिंह से सहायता मांगी थी और उन्हें कोहिनूर, जिसको कि कोहिनूर हीरा कहा जाता था, उसको भेंट दिया था, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो मैंने बताया था कि टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किया था, श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किया था, तो देखिए श्रीरंगपट्टनम की संधि किया था टीपू सुल्तान के साथ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी और इस संधि के द्वारा जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था वो समाप्त हो गया था, ठीक है ना। और इसी तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में आपको याद होगा टीपू सुल्तान किस में मारा गया था, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था, ठीक है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था।
देखिए ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? बताइए, ठगों का उन्मूलन जो है ये किसके नेतृत्व में हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 64वीं बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए बताइए, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स, ये हुआ था कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में, ठीक है ना, कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में ठगों का उन्मूलन, ठीक है ना, कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था और उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया, ठीक है, विलियम बेंटिक के समय में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने आरंभ किए थे? विलियम बेंटिक ने, यहाँ पर देखिए ये 1 2 3 4 यहाँ पर आपको कथन दिया गया है और नीचे कूट में से आपको सही उत्तर चुनकर के बताना है। ये 67वीं बीपीएससी का प्रश्न है। चलिए तो हम लोग यहाँ पर एक एक करके सब लोग पढ़ेंगे कि सती प्रथा का उन्मूलन किया था। तो बिल्कुल सही दिया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था, तो ये तो आपका सही हो गया। दास प्रथा का उन्मूलन इसने किया था, दास प्रथा का उन्मूलन, ठीक है ना। तो दास प्रथा का भी उन्मूलन किया था विलियम बेंटिक के काल में ही। भारत सरकार अधिनियम 1833 पारित किया गया था, ठीक है ना, भारत सरकार अधिनियम 1833 पारित किया गया था और इसमें दास प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान किया गया था, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, तो ये आपका यहाँ पर जो है ये नहीं होगा, ठीक है, ये गलत दिया गया है। और ठगों से संबंधित गिरोह का दमन कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में, अभी मैंने आपको बताया था, तो पहला, दूसरा और चौथा यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता का प्रावधान 1850 ईस्वी में हटाया गया था, ठीक है ना, 1850 में, तो ये आपके विलियम बेंटिक के बाद की बात है, तो ये नहीं होगा। पहला, दूसरा और चौथा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन सी में दिया गया, पहला, दूसरा और चौथा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया था? बताइए, किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था किसने? चार्ल्स नेपियर ने। 1843 में अफगानिस्तान युद्ध के बाद चार्ल्स नेपियर ने सिंध का विलय ब्रिटिश भारत में कर लिया था, चार्ल्स नेपियर ने, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया था? अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया था? तो फ्रेंड्स ये बांटो और राज करो की नीति के कारण, ठीक है ना, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले मैंने आपको प्राचीन भारत का इतिहास कराया हुआ है, उसके बाद देखिए बायोलॉजी, फिजिक्स मैंने कवर करा दिया था, बिहार का हिस्ट्री और बिहार का ज्योग्राफी मैंने कवर कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। देखिए बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? तो द्विशासन जो था इसका शुरुआत बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव के समय में 1765 ईस्वी में हुई थी और वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 में इसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया था और कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दिया था कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथों में ले ले। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवान मोहम्मद रजा और राजा सिताब राय को बर्खास्त कर दिया था, पदच्युत कर दिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। चलिए, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैध शासन का जनक माना जाता है सर लियोनिल कार्टिस को, ठीक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सर लियोनिल कार्टिस को, इनको जो है आपको द्वैध शासन का जनक माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? तो भली भांति आपको याद होगा फ्रेंड्स कि 1853 में बंबई से लेकर के थाने के बीच लॉर्ड डलहौजी के समय में ये बिछाई गई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए लॉर्ड डलहौजी राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि मुंगेर का बरहिया ताल विरोध जो है इसका उद्देश्य क्या था? मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? देखिए मुंगेर की बरहिया ताल जो विरोध था उसका उद्देश्य बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी और यह आंदोलन 1936 से 38 तक, 1936 से 1938 तक कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। नाम इंपॉर्टेंट है, कार्यानंद शर्मा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ऑप्शन ए राइट आंसर कर लेंगे, बकास्त भूमि की वापसी की मांग। देखिए 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑब्वियसली आपको भी याद होगा, लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है ना, लॉर्ड कैनिंग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय था, क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? तो देखिए जो एनफील्ड राइफल था ना ये आपको शामिल किया गया था दिसंबर 1856 में, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आपको याद होगा कि दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नए एनफील्ड राइफल को प्रयोग का निश्चय किया था और इन राइफलों में दमदम, अंबाला और जो आपका सियालकोट था वहां पर जो है चर्बीयुक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाना था जिसमें कि गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी और इस नई राइफल में कारतूस के ऊपर भाग को मुंह से काटना पड़ता था। फिर जनवरी 1857 में, एक महीने के बाद, बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गया कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है और सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों का विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने के लिए निश्चित रूप से एक प्रयत्न है, साजिश है, ठीक है। और यही कारतूस 1857 के विद्रोह की तात्कालिक कारण बनी थी। चलिए उसके बाद देखिए 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? ये प्रश्न घुमा फिरा करके कई बार पूछा गया है, ठीक है, आप देखिएगा। तो वीर कुंवर सिंह थे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनको बिहार का सिंह भी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अभी मैंने आपको बताया था वीर कुंवर सिंह, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो देखिए फिर से वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे। देखिए कितना बार पूछा गया। कुंवर सिंह राजा कहाँ के थे? तो कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। कहाँ के थे? जगदीशपुर के राजा थे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो ये जगदीशपुर थे। देखिए ये 67वीं बीपीएससी में पूछा गया है। देखिए कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? बताइए किस जगह ये शामिल हुए थे? तो फ्रेंड्स ये आरा में, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? सक्रिय भाग इसमें से किसने लिया था?
बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा आपका लखनऊ से बेगम हजरत महल थे, कानपुर से नाना साहब, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है ना, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने नेतृत्व किया था, और दिल्ली से बेगम जीनत महल, ये आपके बहादुर शाह जो जफर थे उनकी पत्नी थी, उनकी बेगम थी, ठीक है ना, इन्होंने विद्रोह में भाग लिया था। इस प्रकार से देखा जाए तो सभी विकल्पों में से सबसे उचित आंसर तो आपको ऑप्शन ही होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है। चलिए, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? पटना के, अच्छा पटना में पीर अली खां के नेतृत्व में हुआ था 1857 का विद्रोह। तो कहीं कि ऑप्शन में पीर अली खां अगर दे देगा ना तो आप पटना दे करके तो पीर अली खां लगा लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर कुंवर सिंह ऑलरेडी दे रखा है, देखिए कुंवर सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, बताइए। तो फ्रेंड्स ये केंद्र था कहाँ पर? तो फ्रेंड्स ये जगदीशपुर था, ठीक है। चलिए, जगदीशपुर के राजा थे कौन? तो अभी हमने करा है इसको कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो प्रांत ये बिहार था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो देखिए कुंवर सिंह। कितना बार ये प्रश्न पूछा गया है देख सकते हैं, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए ऑप्शन सी में दे रखा है वीर कुंवर सिंह। लेकिन निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन जो थे ये मौलवी अहमदुल्ला थे, ठीक है ना, मौलवी अहमदुल्ला थे, जिन्होंने जो है फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए मौलवी अहमदुल्ला। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये मिर्जा गालिब थे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? देखिए नहीं पूछा गया है, ठीक है ना, ध्यानपूर्वक जवाब दीजिएगा। अंग्रेज अधिकारियों की अक्षमता ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, ठीक है ना। इन्हीं अधिकारियों की योग्यता के बल पर अंग्रेजी हुकूमत ने लगभग 90 वर्षों तक पूरे भारत पर कब्जा करके रखा हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर देखिए तात्या टोपे का, ठीक है ना, तात्या टोपे का याद रखिएगा, नाना साहब तात्या टोपे, कानपुर से ये लोग थे, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि झांसी की रानी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? झांसी की रानी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो फ्रेंड्स इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी, और ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी स्थित है, तो यहाँ पर ग्वालियर राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? भाग नहीं लिया था, किसने भाग नहीं लिया था? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका साहूकार और जमींदार, ये लोग जो थे भाग नहीं लिए थे, साहूकार और जमींदार, ठीक है ना, खेती और मजदूर कृषक इन्होंने भाग लिया था, तो 2 और 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने भाग नहीं लिया था, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? देखिए ए बी सी डी 4 कथन दिए गए, ये 56वीं 59वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, कौन सा कथन इसमें से आपका सही दिया गया है? चलिए, पहले ए ऑप्शन पढ़िए, बी ऑप्शन पढ़ लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ऑप्शन सी पढ़िए और ऑप्शन डी पढ़िए, बताइए, बताना इसमें से कि कौन सा इसमें से जो है आपका सही है। तो देखिए इसमें से सही जो है ऑप्शन ए है, 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी और पैसे से अंग्रेजों की मदद किया था, ये आपका सही है, ठीक है ना, यानी कि धन और जन दोनों से सहायता किया था। चलिए, तो ये जगह आप याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1857 के विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था, तो ये सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था मेरठ से, ठीक है ना, मेरठ से स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857 को, डेट भी याद रखिएगा 10 मई 1857 को। चलिए, तो यहाँ पर मेरठ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो फ्रेंड्स ये अभी मैंने आपको बताया है कि कहाँ से प्रारंभ हुई थी, मेरठ से हुई थी ना। देखिए ये प्रश्न रिपीटेड है, 66वीं में भी पूछा गया है, और यहाँ पर देखिए सीडीपीओ में 2005 में पूछा गया था। देखिए 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? कौन सा जो है अप्रभावित रहा था, बताइए कौन सा भाग रहा था? तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे तो इसमें जो अप्रभावित रहा था ये भाग जो है आपका मुंगेर था, ठीक है ना, मुंगेर जो था ये अप्रभावित रहा, दानापुर, आरा, पटना, मुजफ्फरपुर ये प्रभावित रहे थे, तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, केवल 5। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था, बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना ने विंसेंट आयर को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा था, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए, ये ह्यूरोज रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ था, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो ये आपकी बेगम हजरत महल थी, तो बेगम ऑफ अवध यहाँ पर दिया गया है, बेगम हजरत महल याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो यह असफल दरअसल रहा था कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? और यहाँ पर देखिए 3 स्टेटमेंट है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही आंसर आपको चुनना है, यहाँ पर आंसर दिया गया। 69वीं बीपीएससी का लास्ट ईयर में ये प्रश्न 2023 में पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता 1857 विद्रोह की विफलता के कारण, नहीं, अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता ने अंग्रेजों को जीत दिलाया था, ये नहीं होगा, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थे, ठीक है। तो आपका ये आपका हो सकता है निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? ये तो हो सकता है विद्रोह के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था, तो 2 और 3 यहाँ पर आंसर होना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है, 2 और 3 दिया गया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, अगला प्रश्न हमारा
यहाँ पर देखिए कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। कारण कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा था। कारण है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे। और बताइए कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके आंसर आपको यहाँ पर बताना है कि दोनों सही है, क और का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी में पढ़िए, ठीक है ना, और इसका आंसर दीजिए। देखिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, दोनों जो सही है और का सही स्पष्टीकरण है। बिल्कुल बिल्कुल है, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, अगला प्रश्न कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब किया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को। ठीक है ना, 1 नवंबर 1858 को ध्यान रखिएगा। चलिए 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा किया था और इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी शासन को समाप्त करके भारत में सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन इसको कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी? तो अभी हमने इसके बारे में चर्चा किया है 1 नवंबर 1857, 1 मिनट रुक जाइए, 1 नवंबर 1858 को होगा। ठीक है ना, 1 नवंबर 1858 को। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया था 1857 के बाद। तो फ्रेंड्स ये चयन किया था गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से। ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था? बताइए। तो फ्रेंड्स ये दिया था सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया जाए। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार, यहाँ पर देखिए जॉन लॉरेंस दिया गया है और एक सीले हैं। ठीक है ना, सीले, जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतया देशभक्त रहित स्वार्थी सैनिक विद्रोह था जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और न ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन भी प्राप्त था। ठीक है ना, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा जो है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? तो ये तो आपको याद ही होगा, वीडी सावरकर जी के द्वारा। ठीक है, चलिए देखिए 2 बार प्रश्न पूछा गया है। देखिए 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? तो फिर से देखिए प्रश्न पूछ लिया गया है। आप देख सकते हैं ये जो बीपीएससी टीआरई का पेपर हो रहा है टीचर वाला, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? तो फ्रेंड्स ये था आपका पील कमीशन। ठीक है ना, पील आयोग था। और बंगाल में देखिए यूरोप सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 का अनुपात रखा गया था, जबकि मद्रास और बंबई में यह अनुपात 1:3 का रखा गया था। याद रखिएगा यह आपका पील कमीशन था। ठीक है, चलिए पील आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण है जिसमें इंडिगो की खेती यानी कि नील की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, रचना किसके? नील दर्पण। बड़ा इंपॉर्टेंट है नील दर्पण जो है, ये दीनबंधु मित्र की रचना है। ठीक है ना, याद रखिए किनकी रचना है? दीनबंधु मित्र की रचना है। चलिए दीनबंधु मित्र की रचना है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि नील विद्रोह के बारे में था, मतलब किसके बारे में था नील विद्रोह? सभी ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, बताइए नील विद्रोह किसके बारे में था? तो देखिए रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह का नेता था? नील विद्रोह का नेता कौन था इसमें से? तो दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा दिगंबर विश्वास और आपके विष्णुचरण विश्वास। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? देखिए नील दर्पण के लेखक फिर से पूछा गया है, तो ये दीनबंधु मित्र हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, दीनबंधु मित्र। उसके बाद देखिएगा कि बंगाल और बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसने लिखा है? देख सकते हैं ये सब बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम में ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो ये आपका सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है, सन्यासी विद्रोह का। ठीक है ना, वंदे मातरम गीत आनंद मठ से लिया गया है, वंदे मातरम गीत। ठीक है ना, वंदे मातरम ये आपका लिया गया है आनंद मठ से, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? देखिए कितना बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है, सन्यासी विद्रोह का। अगला प्रश्न करेंगे कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, बताइए उसको क्या कहा जाता है? कौन सी ये आपकी भू राजस्व की प्रथा है? तो फ्रेंड्स ये आपका रैयतवाड़ी प्रथा है, रैयतवाड़ी व्यवस्था है। इसके अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। चलिए पागल पंथ की स्थापना किसने किया था? तो देखिए पागल पंथ की स्थापना जो है ये करमशाह ने किया था। ठीक है ना, पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करमशाह ने चलाया था। करमशाह का पुत्र था और उनका उत्तराधिकारी था टीपू। ठीक है ना, टीपू। ठीक है, टीपू जो था ये धार्मिक और राजनीतिक उद्देश्यों से ये प्रेरित था इसके, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले करमशाह राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए फराजी कौन थे? फराजी जो थे ये कौन थे? बताइए फराजी कौन थे?
तो फराजी जो थे ये हाजी सरियतुल्लाह के अनुयायी थे, ठीक है ना। ये बंगाल की फरीदपुर के हाजी सरियतुल्लाह के द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, सरियतुल्लाह का पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने के लिए योजना बनाई और यह विद्रोह 1818 से 1862 तक चला था फराजी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, आगे ना प्रश्न। तो फ्रेंड्स ये हाजी सरियतुल्लाह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था। कुका आंदोलन को संगठित किया था किसने, तो गुरु राम सिंह ने। पंजाब में चलाया गया था ये कुका आंदोलन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, और ये बहावी आंदोलन से कुछ मिलता जुलता आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पंजाब में कुका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था, तो ये सिख धर्म को परिष्कृत करना था, ठीक है ना, सिख धर्म को परिष्कृत करना था, क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था। 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था, बताइए। तो देखिए 1875 का दक्कन विद्रोह जो था, इसके अनेक कारण थे, जैसे कि महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर और कृषकों का अस्थायी रूप से कर्जदार होना, भू राजस्व की ऊंची ब्याज दर, कृषकों की अशिक्षा, गरीबी के कारण उनके खेत घर आदि को गिरवी रख करके ऋण पत्र पर उनके हस्ताक्षर करवाना, और न्याय व्यवस्था की जटिल एवं खर्चीली जो प्रणाली थी उसके कारण किसानों को अपने हितों की रक्षा करने में असफल होना, बहुत सारे कारण थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था जो है ये वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था, ठीक है ना, वासुदेव बलवंत फड़के, क्लियर, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए वासुदेव बलवंत फड़के दिया गया है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था। तो फ्रेंड्स ये आपके पश्चिमी घाट हो जाएगा, ठीक है। रामोसी जाति के लोग जो थे पश्चिमी घाट में रहने वाले, उन्हीं के नेता थे सरदार चित्तूर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह जो है किया गया था। तो यहाँ पर पश्चिमी घाट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था। बघेरा विद्रोह हुआ है बड़ौदा में। बघेरा विद्रोह जो हुआ था 1818-1820 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध किया गया था और बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया था, अधिक टैक्स एकत्र करने का, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने यह विद्रोह किया था, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा बड़ौदा। देखिए, बिहार का चौर विद्रोह किस वर्ष में हुआ था। बड़ा ही आपको विवादित टाइप का प्रश्न था और जो बीपीएससी जो है ना इस प्रश्न का उत्तर सी दिया हुआ है 1798 में, ठीक है ना। तो इस पर जो है चौर रिवोल्ट, एक चुआर रिवोल्ट हुआ था, तो वो सब तो आपको पता है। इस तरह का कोई भी प्रमाण ऐसा कुछ अभी तक नहीं मिला है बुक में हमें, तो बीपीएससी ने इसका आंसर दिया 1798, इसी को हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली राजनीति जो जनजाति थी उसका नाम क्या है। तो मानव बलि प्रथा के निषेध के लिए खोंड जनजाति ने विरोध किया था। यहाँ पर देखिए खोंड दिया गया है, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा डायरेक्टली। देखिए, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो है कब हुआ था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह, तो देखिए फ्रेंड्स ये छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो हुआ था ना, ये आपका हुआ था कब, बताइए फटाफट। तो देखिए, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई भी ऐसा विद्रोह नहीं हुआ है, ठीक है ना। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह से कोई भी विद्रोह नहीं हुआ है, बल्कि जो छोटा नागपुर क्षेत्र था ना वहाँ पर कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह ये सब हुए थे। कोल विद्रोह आपको याद है 1831-32 में, संथाल विद्रोह 1855-56 में, मुंडा विद्रोह 1899-1900 ईस्वी में हुआ था। तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो 1855-56 में मैंने बताया था संथाल विद्रोह हुआ था, और संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है सिद्धू कान्हू चांद और भैरव ने किया था, ठीक है ना। और संथाल विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी, जिसको कि संथालों ने पराजित कर दिया था। तो मेजर बारो राइट आंसर होगा। देखिए, 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। 67वीं बीपीएससी का प्रश्न है। तो सिद्धू कान्हू चांद भैरव मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिद्धू कान्हू चांद और भैरव का भी नाम याद रखिएगा। संथाल विद्रोह का नेता कौन सा था। देखिए, फिर से ये मतलब प्रश्न पूछा गया है, री एग्जाम जो हुआ था 67वीं बीपीएससी का, उसमें तो सिद्धू कान्हू राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। तो 1899 और 1900 ये दोनों मतलब इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन में तो नहीं दे रखा है, लेकिन बट आप ये याद रखिएगा बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। इसको उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था। तो अभी मैंने बताया था मुंडा विद्रोह यानी कि बिरसा मुंडा से ये जुड़ा हुआ था। चलिए, बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे। तो जो मुंडा के अनुयायी थे ना बिरसा मुंडा के, उनको जो है धरती अब्बा का नेतृत्व मानते थे, ठीक है ना, धरती अब्बा का, ठीक है, अवतार मानते थे। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था। तो बिरसा मुंडा का जो कार्यक्षेत्र था ना वो आपका कौन सा था। तो रांची यहाँ पर दिया गया है बुक में भी, और कई जगह भी दिया गया है, ठीक है ना। 1899-1900 की मुंडा क्रांति का नेता कौन सा था। देखिए, यहाँ पर एग्जैक्ट सन दिया गया है, ये बिरसा मुंडा थे। उसके बाद देखिएगा कि बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे। तो ये जहाँ से थे ना वहाँ के जो आदिवासी थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, राइट आंसर झारखंड दिया गया है। देखिए, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में होता है। अच्छा, बुद्धो भगत याद रखिएगा, ठीक है ना। 1831 में 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था। तो फ्रेंड्स ये आपका छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूम क्षेत्र में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए सिंहभूम दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और बुद्धो भगत की मृत्यु के उपरांत इस विद्रोह का संचालन गंगा नारायण के द्वारा किया गया था। तो गंगा नारायण देकर के भी बीपीएससी टीचर में प्रश्न में एक पूछा गया था, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखिएगा। देखिए, हौज विद्रोह हुआ था, हौज विद्रोह। तो हौज विद्रोह जो है ना ये 1820-21 में हुआ था, और इसका केंद्र संथाल परगना था 1820-21 में। चलिए, देखिए किस स्थान पर, फ्रेंड्स थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर करा रहा हूँ। 300 प्रश्न हम लोग कवर करेंगे, 300 से अधिक, 304 या 5 प्रश्न हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट करिए। किस स्थान पर आदिवासी ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था।
तो यह स्थान कौन सा था फ्रेंड्स, बताइए। छोटा नागपुर की हो जनजाति ने 1820-21 में और पुनः 1831 में ब्रिटिश सेना को चुनौती दिया था और इस क्षेत्र में इस कारण 1837 तक अशांति व्याप्त रही थी और सिंध के जनजातियों ने भी लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किए थे। तो यहाँ पर 1 से अधिक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर सिंध भी होगा और बिहार में उस समय झारखंड था, छोटा नागपुर था, तो 1 से अधिक इसका आंसर निश्चित रूप से होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, इनमें से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया था, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए ये प्रश्न जो है आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये 64वीं बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है ना, कि इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद के निजाम, ठीक है ना। हैदराबाद के निजाम को छोड़कर के जितने भी दिए गए हैं, विजयनगर के राजा, तमिलनाडु के पोलीगर, त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी, इन्होंने जो है इनके खिलाफ विद्रोह किया था, लेकिन हैदराबाद के निजाम इन्होंने नहीं किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति जो है ये अपनाया था लॉर्ड लेटन ने। 1876 में लॉर्ड लेटन वायसराय बनकर के आया था और इसने अफगानिस्तान के प्रति अपनी जो नीति थी उसमें परिवर्तन लाया और कुशल अकर्मण्यता की नीति के स्थान पर इसने अग्रगामी नीति का अनुसरण करने लगा। और 1878 ईस्वी में 1878 में जो आपका दूसरा अफगान युद्ध हुआ था, आंग्ल अफगान युद्ध, ठीक है ना, 1878 याद रखिएगा, 1878 में जो है दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध शुरू हुआ था और 1879 में जो है गंडमक की संधि किया गया था। यही था आपका राइट आंसर, यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड लेटन, ठीक है। देखिए 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था, ध्यान रखिएगा 1878 का जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था ये लॉर्ड लेटन ने इसको लागू किया था और इसको रद्द किया था, निरस्त किया था लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को जो है रद्द कर दिया था, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया, अस्थायी बंदोबस्त। अच्छा अस्थायी बंदोबस्त आपको पता है किसके समय में लाया गया था, तो अस्थायी बंदोबस्त लाया गया था आपके 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, ठीक है ना। इसे इस्तमारारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं विश्वेदारी आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। और जी अस्थायी बंदोबस्त की इसकी योजना जॉन सोर ने बनाया था, याद रखिएगा जॉन सोर ने बनाया था, जॉन सोर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था, तो भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में जो है 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1793 में आपको याद होगा लागू किया गया था, परमानेंट सेटलमेंट यानी कि अस्थायी बंदोबस्त के रूप में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को मद्रास प्रेसिडेंसी में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में लागू किया गया था और इसके बाद यह व्यवस्था बंबई प्रेसिडेंसी में भी लागू किया गया था। टॉमस मुनरो का संबंध रैयतवाड़ी व्यवस्था से है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मद्रास होगा। चलिए देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति करना है और यहाँ पर आपको मतलब कंप्लीट करना है। खाली स्थान दिया गया बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो राइट आंसर 1885, यहाँ पर लॉर्ड डफरिन के समय में, ध्यान रखिएगा 1885 में, क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया गया था। तो सत्यार्थ प्रकाश में जो है ये आपके जो दयानंद सरस्वती हैं इनके विचार यहाँ पर संकलित हैं, ठीक है ना। आर्य समाज की स्थापना किया था दयानंद सरस्वती जी ने 1875 ईस्वी में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है। सही कथन यहाँ पर देखिए कौन सा दिया गया, राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे, बताइए। बिल्कुल थे। दयानंद सरस्वती ने कहा था भारत भारतीयों के लिए है, बिल्कुल यही नारा इन्होंने दिया था। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था, ये भी आपका 1893 में शिकागो में इन्होंने भाग लिया था। तो 1 से अधिक यहाँ पर सही दिया गया, कौन सा कथन सही, तो 1 से अधिक। चलिए उसके बाद देखिए अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया है। तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया है, तो शिशिर घोष यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना, शिशिर घोष याद रखिएगा। चलिए भारत में ठगी अतिक्रमण करने का श्रेय किसे प्राप्त है। ठगी अतिक्रमण करने का श्रेय जो है ये सिलीमन को है, ठीक है ना, W.H. सिलीमन को। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा की समाप्ति के लिए आपको पता है कि सिलीमन को नियुक्त किया था। तो यहाँ पर देखिए सिलीमन राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था, तो इनको चला गया था 1917 में, ठीक है ना, 1917 में चला गया था, ध्यान रखिएगा 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न देखिएगा कि किस वर्ष में बी डी सावरकर हिंदू महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। बी डी सावरकर बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए बी डी सावरकर 1937 से 1942 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, 1937 से 1942 तक, ठीक है ना। और बी डी सावरकर ने अभिनव भारत नामक एक संगठन था उसकी स्थापना किया था। सावरकर जी ने यूनाइटेड किंगडम गए थे और वहाँ पर इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी जैसे संगठन से जुड़े थे। तो मैंने बताया था 1937 से 1942 तक ये रहे थे। तो इनको जो है अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे 1937 होना चाहिए था, तो ऑप्शन ई आपके पास उस समय उपलब्ध था, ठीक है ना। चलिए मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। तो आपको भी याद होगा कि 1916 में जो है आपको मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ था और नरम दल और गरम दल भी एक हो गए थे। लखनऊ समझौता था, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता किया था और इसी में चंपारण जो था, चंपारण समस्या मुद्दा बना था, ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सर स्टेफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचा था। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका 23 मार्च 1942 को, ठीक है ना, 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन जो था ये भारत पहुंचा था और इसकी अध्यक्षता सर स्टेफोर्ड क्रिप्स कर रहा था।
ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा, 23 मार्च 1942 को। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए माउंटबेटन योजना के आधार पर 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया था। कब? 4 जुलाई 1947 को, डेट याद रखिएगा। फिर 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा, 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा और 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया था। ठीक है ना। तत्पश्चात विधेयक को राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई थी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, मैंने 4 पॉइंट बताया था आपको। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए लॉर्ड्स पूछा गया, लॉर्ड्स के सदन में। ठीक है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो है 16 जुलाई 1947 को इस विधेयक को पारित किया गया था और हाउस ऑफ कॉमन्स पूछेगा तो 15 जुलाई 1947 को, और पूछेगा कि इस विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब दिया गया था, तो 18 जुलाई 1947 को। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को किसने पेंट किया था। तो भारत माता की पेंटिंग जो है ये अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया है। आपको भी याद होगा अवनींद्रनाथ टैगोर। देखिए इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, तो फ्रेंड्स ये रॉबर्ट क्लाइव को। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना तो 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, 1916 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और यहाँ पर दिया गया बंधुत्व। ये आपने पढ़ा है कि फ्रांसीसी क्रांति की देन है, पूरी दुनिया को प्रेरित किया था। तो बंधुत्व यानी कि भाईचारा। क्लियर। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर के रहेंगे, ये नारा किसने दिया था। तो ये नारा बाल गंगाधर तिलक का, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखा है। तो इसमें से गीता रहस्य तिलक जी की रचना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा। क्लियर। चलिए गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ये आपका महात्मा गांधी जी का है। चलिए उसके बाद देखिएगा खाली स्थान दे रखा है, ने सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। बताइए 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया था ये। ठीक है, याद रखिएगा सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में। 1902 में याद रखिएगा सर टॉमस रैले, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, इनकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय को गठन किया गया था और आयोग के द्वारा जो सुझाव दिए गए थे उसके आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, चलिए कर्जन के समय में। उसके बाद देखिए लॉर्ड कर्जन के द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया था। तभी मैंने बताया था 1904 में पारित किया गया था। क्लियर है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं रिपीट हो रहा है। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। तो इसमें से आपका लीडर जो था, लीडर, ठीक है ना, ये था आपका लीडर। ठीक है, देखिए फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी थी। ठीक है ना, और यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका था जिसे महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे। लीडर समाचार पत्र के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे और यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसके द्वारा रखी गई थी। तो 1835 की जो मैकाले मेंडिस था। ठीक है ना, मैकाले का स्मरण पत्र कहा जाता है, इसको आप ध्यान रखिए। और मैकाले का कथन था एक कि यूरोप की एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। ये कथन लॉर्ड मैकाले का है। ठीक है, जिसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था। तो इन्होंने आकर्षित किया था बुद्धिजीवियों को। उसके बाद जो उच्च जातियां थी नगरीय, उनको आकर्षित किया था और इन्होंने आकर्षित किया था आपका उदार रजवाड़े को। ठीक है ना, तो 1, 2 और 4 यहाँ पर राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। अगला प्रश्न कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता माना जाता है राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर इनको कहा जाता है, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु भी इनको कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, नव भारत का पैगंबर भी कहा जाता है, प्रथम आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है और इनको युगदूत भी कहा जाता है। तो इतने सारे उपनाम से इनको जाना जाता है, जो मैंने आपको बताया है, याद रखिएगा। भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत भी इनको कहा जाता है। ठीक है, नव भारत का पैगंबर, मैंने बताया था इनको नव भारत का पैगंबर भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था। तो देखिए 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना आपके डेविड हेयर थे और यहाँ पर देखिए डेविड हेयर का नाम दिया गया है। तो डेविड हेयर थे और इनके साथ आपके राजा राम मोहन राय भी थे इस कॉलेज की संस्थापना से जुड़े। तो राजा राम मोहन राय का तो नाम ही है, डेविड हेयर का नाम यहाँ पर है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखिए निम्नलिखित में से कौन जो है आत्मीय सभा के संस्थापक थे। आत्मीय सभा के संस्थापक हैं, बताइए। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा की स्थापना, ब्रह्म समाज की भी स्थापना इन्होंने किया है। ठीक है, आगे आपको मिलेगा 1828 में। चलिए ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। तो राजा राम मोहन राय ने किया था 1828 में। मैंने बताया ऑप्शन में तो नहीं दिया गया, लेकिन 1828 याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना, तो देखिए यहाँ पर 1828 ईस्वी दे रखा है। चलिए सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था। तो राजा राम मोहन राय के प्रयोग से। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है 1829 में धारा 17 नियम 17 के द्वारा, नियम 70 जो है 17 यहाँ मैं लिख देता हूँ, 17 के द्वारा जो है आपको सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विलियम बेंटिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या है। जरा ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न, पहली पुस्तक यहाँ पर पूछ लिया गया है। ठीक है, तो देखिए राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित पहली पुस्तक जो है तुहफत उल मुआवदीन है। यहाँ पर देखिए तुहफत उल मुआवदीन है, जिनका प्रकाशन हुआ था 1803 में। ठीक है, 1803 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, जिसमें हिंदुओं के तर्कहीन धार्मिक विश्वासों और भ्रष्ट प्रथाओं को उजागर किया गया था। परंतु 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पुस्तक का नाम वेदांत ग्रंथ है। ठीक है, आयोग ने इसका उत्तर ऑप्शन ए माना हुआ है, वेदांत ग्रंथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर 1815 दे रखा है इसलिए इसे वेदांत ग्रंथ माना और वेदांत ग्रंथ 1815 में इनका प्रकाशित पुस्तक था। लेकिन पहली अगर पूछता तो तुहफत उल मुआवदीन होता।
चलिए उसके बाद देखिए फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था, बताइएगा। तायूनी आंदोलन ढाका में चलाया था किसने, ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये चलाया था जौनपुर के करामत अली ने, ठीक है ना। फराजी आंदोलन की शुरुआत 1818 में हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था और इस आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र पूर्वी बंगाल था और इसका उद्देश्य जो था वो मुसलमानों के बीच मौजूद सामाजिक नवाचार और गैर इस्लामिक प्रथाओं का उन्मूलन करना था, ठीक है। तायूनी आंदोलन का प्रारंभ 1839 में हुआ था, न कि 1893 में, तो इसको सुधार लीजिएगा, 1839 यहाँ पर आप बना लीजिए, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जौनपुर के करामत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सर सैयद अहमद खान के सबसे कटु आलोचक कौन थे। तो फ्रेंड्स ये जमालुद्दीन अफगानी था, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जमालुद्दीन अफगानी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था। तो 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका गए थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और ये एक आपके भारतीय मुसलमान व्यापारी थे, दादा अब्दुल्ला, ठीक है। इन्होंने ही गांधी जी के सामने मुकदमे को देखने का प्रस्ताव रखा था, जिसे गांधी जी ने स्वीकार कर लिया था और 1893 में ये चले गए थे वहाँ पर। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा गुजरात के दादा अब्दुल्ला। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बंगाल नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नील दर्पण दीनबंधु मित्र की है और यहाँ पर पूछा गया है कि अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। तो इसका अनुवाद जो है माइकल मधुसूदन दत्त ने किया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छी यूरोपीय पुस्तकालय की अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह कथन किसका है। मैंने बताया था कि जब मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा। लॉर्ड मैकाले ने कहा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैकाले दिया गया, टीबी मैकाले ने कहा था। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुआ था। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो फ्रेंड्स ये हुआ था 1909 ईस्वी में, ठीक है, 1909 ईस्वी में। अखिल भारतीय स्तर पर स्थापना से पूर्व जो है आपको प्रांतीय स्तर पर हिंदू महासभा की स्थापना किया गया था और सबसे पहले पंजाब प्रांत में 1909 में पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना किया गया था। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा युग यहाँ पर सही दिया गया है। बंगाल विभाजन 1905, कांग्रेस में फूट 1908 में नहीं पड़ा था, ये 1907 में पड़ा था, ठीक है ना। सूरत फूट के नाम से जाना जाता है, रौलट सत्याग्रह 1919। तो आपका पहला और तीसरा सही है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए संथाल विद्रोह मैंने बताया था 1855-56, ठीक है। बिरसा मुंडा का विद्रोह 1899 1900 मुंडा विद्रोह। ताना भगत आंदोलन, ठीक है, ताना भगत आंदोलन 1914 में ये प्रारंभ हुआ था। तो सबसे पहले की घटना है ये आपका कौन सा है इसमें से, बताइए, ऑप्शन ए है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक काल के संदर्भ में सूची 1 व्यक्ति दिया गया और सूची 2 विषय दिया गया, उसके साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 व्यक्ति और सूची 2 विषय। चलिए इसको हम लोग मिलान करते हैं, मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैकडोनाल्ड दिया गया है, ठीक है ना। तो मैकडोनाल्ड ने जो है आपको पता है कम्युनल अवार्ड की घोषणा किया था, ठीक है, निम्नलिखितों के समय। तो अगस्त प्रस्ताव आया था, डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो जाएगा और चेम्सफोर्ड द्वैध प्रशासन, ठीक है। तो इसको आप लोग मिला लीजिए। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 3 1 4, क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक्का आंदोलन चलाया गया था। एक्का आंदोलन जो है चलाया गया था कहाँ पर, तो फ्रेंड्स ये चलाया गया था अवध में, एक्का आंदोलन चलाया गया था, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। और यह आंदोलन अवध में हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी और सीतापुर क्षेत्र में केंद्रित था और इस आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पासी थे, मदारी पासी, याद रखिएगा। चलिए खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से जाना जाता था, किस नाम से भी जाना जाता था। तो इनको जाना जाता था लाल कुर्ती के नाम से, रेड शर्ट्स के नाम से, खुदाई खिदमतगार, ठीक है ना। और खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी यानी कि फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए और एक और चीज ध्यान रखिएगा, लाल कुर्ती दल के जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, इनको जो है फरब ए अफगान की उपाधि, फरब ए अफगान की उपाधि भी दिया गया था, ठीक है ना। और इन्होंने पख्तून नामक एक पत्रिका पोस्तो भाषा में निकाली थी, ठीक है ना, पख्तून नामक पत्रिका, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जमींदारों के द्वारा कृषक की मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को किस नाम से भी जाना जाता था, जिसको वेथी के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। इसको बेगार या अवैध उपकर को वेथी कहा जाता था। लोगों से बिना मजदूरी के काम करवाने की प्रथा बेगार कहलाती थी, अर्थात यह एक प्रकार का अवैतनिक जबरन श्रम होता था, वेथी। चलिए उसके बाद देखिए पुनः याद रखें कि अब यह झंडा लहरा गया है और यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक कि एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। यह स्टेटमेंट किसका है, बताइए। तो यह स्टेटमेंट है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, ठीक है ना। लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का यह स्टेटमेंट है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा था। मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वहीं है, यह स्टेटमेंट वीर कुंवर सिंह जी का है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा के द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था। अब ये प्रश्न देखिएगा तो आपको 2023 में यह प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था। देखिए बिरसा मुंडा ने कमांडर इन चीफ को कभी भी नियुक्त नहीं किया था और वह स्वयं ही मुंडा विद्रोह के नेता थे और इन्हें धरती अब्बा कहा जाता था। बिरसा मुंडा के विद्रोह को उलगुलान विद्रोह की संज्ञा दिया गया है, ठीक है ना। हालांकि ये जो आपके देमका मुंडा, गया मुंडा, सुंदर मुंडा, ये लोग जो है ना इस मुंडा विद्रोह से जुड़े हुए लोग थे, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बॉयकट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी, बताइए। तो फ्रेंड्स ये देवघर में हुआ था गोल्डन लीग, ठीक है, याद रखिएगा। 1905 में बंगाल विभाजन के निर्णय के प्रतिक्रिया स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुआ था। बहिष्कार यानी कि बॉयकट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में तत्कालीन बिहार के देवघर नामक स्थान पर गोल्डन लीग की जो है स्थापना किया गया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था। तो इसका नाम है फ्रेंड्स द बिहार हेराल्ड, ठीक है ना। द बिहार हेराल्ड गुरु प्रसाद सेन के द्वारा यह आपका प्रकाशित किया गया था, शुरू किया गया था द बिहार हेराल्ड। चलिए गुरु प्रसाद सेन याद रखिएगा। देखिए वर्ष 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था। रविदास सभा का गठन किया था 1928 में बिहार में
जगजीवन राम ने, याद रखिएगा जगजीवन राम ने, ठीक है ना, 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तो ये कर था आपका तवान। कौन सा कर था? तवान था, ठीक है ना, तवान था। क्लियर, याद रखिएगा, तवान यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, तवान। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो आत्माराम पांडुरंग ने किया था, ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। महादेव गोविंद रनाडे भी इससे जुड़े हुए थे, ठीक है, एमजी रनाडे। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो यहाँ पर ऑलरेडी आत्माराम पांडुरंग दे रखा है, ठीक है। चलिए देखिए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदुवाद, न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? देखिए 19वीं शताब्दी पूछा गया है, तो ऑब्वियसली स्वामी विवेकानंद थे, ठीक है ना। विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था, याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। 1893 में जो आपका विश्व धर्म संसद था उसमें इन्होंने भाग लिया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1893 में शिकागो में आयोजित जो धर्म संसद हुआ था उसमें भाग किसने लिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने। चलिए स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था? तो अभी मैंने बताया था 1897 में किया था। चलिए दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित, तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था 1875 में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था? तो 1875, अभी मैंने आपको बताया है। देखिए आर्य समाज की स्थापना किसने किया है? तो दयानंद सरस्वती ने किया है। चलिए किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था? सन याद रखिएगा, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुआ था। और ये किया था किसने? तो फ्रेंड्स ये ज्योतिबा फुले ने किया है, ज्योतिबा फुले। इनकी एक पुस्तक है गुलामगिरी, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो अभी मैंने बताया था 1873 में ज्योतिबा फुले ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया है? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है किसने किया है? तो मैडम HP ब्लावत्स्की और कर्नल अलकॉट ने किया था, ठीक है ना। तो ये दोनों नाम आप याद रखिएगा, कर्नल अलकॉट का भी नाम याद रखिएगा और ब्लावत्स्की का भी नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और देखिए इस सोसाइटी का जो अगर हम बात करते हैं जो मुख्यालय था 1882 में 1882 में मद्रास के पास अडयार नामक स्थान पर इसका मुख्यालय स्थापित किया गया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? सेम क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है, क्लियर ना, देख सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। दोनों तरीकों से याद रखिएगा। एनी बेसेंट जो है इन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता किया था और सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन में। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी? तो अभी मैंने बताया था 1925 के कानपुर अधिवेशन में। तो इनमें से कोई भी राइट आंसर नहीं होगा, 1925 राइट आंसर होगा इसका। चलिए उसके बाद देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू है। और भारतीय नहीं रहता, केवल प्रथम महिला अध्यक्ष रहता तब एनी बेसेंट होता। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो ये एनी बेसेंट है, क्लियर। पहली महिला एनी बेसेंट है और पहली भारतीय महिला ये कौन है? सरोजिनी नायडू। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। नारी आंदोलन दरअसल ये ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से हुआ था, ठीक है ना। इस विकल्प की अगर बात करते हैं तो विकल्प के अनुसार ज्योतिबा फुले होगा इसका आंसर, ठीक है। ज्योतिबा फुले मानते थे कि महिलाओं और दलितों का उत्थान करके सामाजिक बुराई को दूर किया जा सकता है, क्लियर। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमें सावित्रीबाई फुले को कौन बोल सकता है? ठीक है। चलिए 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था आपका विलियम जोन्स ने। सन याद रखिएगा 1784 में, ठीक है ना। चलिए 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम्स में जो है इसका स्थापना किया गया था, फोर्ट विलियम्स में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाबाई, मजद आसन सभा के लिए विकल्प का सही आंसर मतलब चुनना है। तो प्रार्थना समाज का तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है ना। यंग इंडिया पूछेगा तो यंग इंडिया आपका महात्मा गांधी होगा, मतलब मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। तो यहाँ पर आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। सत्यशोधक समाज का स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था और रहनुमाबाई मजदासन सभा ये आपका नौरोजी फुरदौन जी थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में, देखिए अब आपको पूरा दिख रहा है ना, बताइए। नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में, तो ये 1919 में किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, ठीक है ना। प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था नाई धोबी बंद, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो फ्रेंड्स ये पारित हुआ था पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में ये पारित हुआ था, ठीक है ना, जिसमें कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया था। उसके बाद देखिए अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध का जो एका आंदोलन था, एका आंदोलन अवध में हुआ था, ठीक है। चलिए तो इसका उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। और एका आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति के जो मदारी पासी थे इन्होंने ही किया था, मैंने आपको बताया भी था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि स्वामी सहजानंद जो सरस्वती थे इनका संबंध था। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किया था। अखिल भारतीय किसान सभा की भी इन्होंने स्थापना किया था 1936 में, ठीक है ना। और ये भारत में किसान आंदोलन की जनक इनको माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बिहार में किसान आंदोलन के साथ, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार नहीं बल्कि पूरे भारत में इनको किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। स्वामी सहजानंद सरस्वती निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखिए बिहार में किसान आंदोलन से, कई बार ये 2 बार प्रश्न हो गया। इनमें से देखिए कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो किसान आंदोलन के साथ इसमें से राजेंद्र बाबू जुड़े हुए थे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा सुरक्षा कोष्ठ की नीति संबंधित है, सुरक्षा कोष्ठ की नीति। तो सुरक्षा कोष्ठ की नीति जो संबंधित है फ्रेंड्स ये आपके वारन हेस्टिंग्स से है, ठीक है, वारन हेस्टिंग्स से है, याद रखिएगा। चलिए सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति इसको कहा जाता है। देखिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली, ड्यूअल गवर्नमेंट को समाप्त किया था?
तो फ्रेंड्स ये क्या था, आपके वारेन हेस्टिंग्स ने किया था, ठीक है ना, आपको याद भी होगा वारेन हेस्टिंग्स ने। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। बताइए, पहला मराठा सरदार जो था ये पेशवा बाजीराव द्वितीय था। पेशवा बाजीराव द्वितीय था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पेशवा बाजीराव द्वितीय, ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय है। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका पेशवा बाजीराव द्वितीय। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष किया गया था। तो प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी, लेकिन नियमित जनगणना हुई थी लॉर्ड रिपन के समय 1881 से। चलिए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के बारे में कौन सा कथन इसमें जो है सही दिया गया है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है। लॉर्ड लिटन के द्वारा इस अधिनियम को लगाया गया था 1878 में, सही है। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा, सही है। और इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया था, ये भी बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो 1, 2 और 3 राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा कि लॉर्ड मेयो के, देखिए ये प्रश्न 69वीं बीपीएससी का था, देख लीजिए। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। और यहाँ पर देखिए नीचे कुट का प्रयोग करके सही आंसर आपको बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपके चारों के चारों स्टेटमेंट सही है, एक बार पढ़ लीजिएगा, चारों के चारों यहाँ पर जो है आपके सही दिए गए। वैसे समय बचेगा, पढ़िए। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने का यह पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशस्ति करने का अधिकार दिया गया और इसमें मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया था। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर भी ध्यान केंद्रित किया था। तो सारे के सारे यहाँ पर सही दिए गए हैं, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, ठीक है। देखिए महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था कब, तो इनको जो है 1877 में, ठीक है, 1877 याद रखिएगा, ठीक है ना। तो 1877 में। उसके बाद देख लीजिएगा कि सीआर दास यानी कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी किस उद्देश्य से बनाई थी। तो 1923 में इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। और फ्रेंड्स राइट आंसर यहाँ पर होगा राज्य परिषदों के चुनाव में भाग लेने के लिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच दूसरे गोलमेज संगोष्ठी के समय किस विषय पर मतांतर हो गया था, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था। तो फ्रेंड्स दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है आपका 1931 में हुआ था और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भी हिस्सा लिया था, आपको याद होगा, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था। और इन दोनों के मध्य में जो है दलितों के लिए पृथक मतदान जो था उस मुद्दे पर मतांतर हो गया था, क्लियर। महात्मा गांधी ने दलितों को हिंदू समाज का अभिन्न अंग बता करके इसका विरोध किया था और अंबेडकर जी ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग किया था। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए मुद्रण यंत्र को भारत में 16वीं सदी के मध्य में पहली बार कौन लाए थे। तो फ्रेंड्स ये पुर्तगाली के द्वारा लाया गया था, ठीक है ना। पुर्तगाली जेसुइट मिशनरी गोवा में लेकर के आए थे। पुर्तगाली जेसुइट मिशनरी गोवा में लेकर के इसको आए थे। तो यहाँ पर देखिए पुर्तगाली मिशनरी होगा। चलिए बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा कब हुआ था, 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भारत संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, तो फ्रेंड्स 1876 में, याद रखिएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। तो यहाँ पर देखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नाम दिया गया है, आनंद मोहन बोस का भी नाम आप याद रखिएगा। कलकत्ता में किया था इन्होंने इसकी स्थापना 1876 में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था। इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था, तो अभी मैंने बताया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। तो आनंद मोहन बोस तो ऑप्शन में नहीं है, केवल सुरेंद्रनाथ बनर्जी दिया गया है। देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी। तो राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख जो संस्था थी, ये संस्था थी आपका इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था। तो फ्रेंड्स इनको जो है किस वर्ष हटाया गया था, बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इनको हटाया गया था 1874 में, ठीक है ना। ये दूसरे भारतीय थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण किया था और इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट जो कि बांग्लादेश में है वहाँ पर असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के रूप में हुई थी और यहीं पर एक मामूली भूल की वजह से 1874 में इनको पद से हटा दिया गया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राजनीतिक सुधारों को लेकर के विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो राजनीतिक सुधारों को लेकर के विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे, ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इनके बारे में ऑलरेडी हमने चर्चा कर लिया है। चलिए उसके बाद देखिए मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में, याद रखिएगा 1884 में जो है वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम और पी आनंद चार्लू के द्वारा जो है किया गया था और इसमें एस रामास्वामी मुदलियार भी सम्मिलित थे, आगे आपको मिलेगा, ठीक है। तो 1884 आप याद रखिएगा। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो पहला अधिवेशन 1885 में बंबई में हुआ था और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इसका अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था, बताइए। देखिए पहला अधिवेशन जो है ना ये आपका हुआ था बंबई में, मैंने अभी इसके बारे में बताया है। उसके बाद देखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था वर्ष 1885 में, यहाँ पर दे रखा है, ठीक है ना। ये हुम ने किया था, ये भी आपको याद है, लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय था, ये सब आप जानते भी हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। तो अभी मैंने बताया था इसके संस्थापक यो ह्यूम थे और अगला प्रश्न भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो हम लोग इसको कवर करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे ये यो ह्यूम थे, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1885 में स्थापना किया गया था। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो एक संस्थापक थे ना ये क्या थे, तो फ्रेंड्स ये थे आपके असैनिक सेवक थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ये की बात की जा रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका बंबई में हुआ था, ठीक है ना, 1885 में WC बनर्जी ने अध्यक्ष थे। अच्छा दूसरा हुआ था 1886 में कलकत्ता में, याद रखिएगा, और इसके अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी ने किया था। दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता देखिए दादाभाई नौरोजी ने किया था 1886 में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। तो एकमात्र अधिवेशन था जिसकी इन्होंने अध्यक्षता किया था 1924 का बेलगाम अधिवेशन था, ठीक है।
चलिए बेलगाम अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए 1922 में जो है, शायद मैंने प्रीवियस में 1923 बता दिया था, 1922 में, 1912 में जो है आर.एन. माधोलकर में जो आपका अध्यक्षता किया था, तो पहला अधिवेशन बिहार में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ठीक है ना, बांकीपुर में। और 1922 में दूसरा हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता किया था चित्तरंजन दास ने, और ये गया में हुआ था। चलिए उसके बाद देखिए 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स ये आपके चित्तरंजन दास थे, ठीक है, अभी हमने बताया भी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये बांकीपुर में हुआ था, पटना में, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा बांकीपुर पटना में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए पटना बांकीपुर, यहाँ पर दे रखा है बांकीपुर ऑलरेडी, आर.एन. माधोलकर ने इसकी अध्यक्षता किया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? द इंडियन नेशन एक स्वतंत्र राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र था जो न्यूज़पेपर एंड कंपनी के द्वारा बिहार की राजधानी पटना से प्रकाशित किया जाता था, और ये समाचार पत्र जो था इसका प्रकाशन 1931 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति किसने शुरू किया था? मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को शुरू किया था थॉमस मुनरो ने, ठीक है ना, थॉमस मुनरो ने किया था, ध्यान रखिएगा, थॉमस मुनरो ने। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने थे? इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने थे? तो फ्रेंड्स ये बने थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, ध्यान रखिएगा। उन्होंने भारतीय दृष्टिकोण को ब्रिटिश जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की भी स्थापना किया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना किया था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म संघर्ष के रूप में हुआ और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था? तो ये स्टेटमेंट जो है ये किसका है? तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट है डॉक्टर एस.एन. सेन का, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही दिया गया? ये सभी कथन पढ़ करके यहाँ पर आंसर आपको देना है, ठीक है ना। बताइएगा इसमें से कौन सा कथन जो है यहाँ पर आपका सही दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा कि लाइक अली निज़ाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, बिल्कुल ये सही दिया गया है। हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो 48 घंटे तक चला था, ये आपका गलत दिया गया है, ठीक है ना, ये गलत दिया गया है। हैदराबाद को भारत में सम्मिलित हेतु ऑपरेशन जो पोलो था ये आपका 1948 में 5 दिनों की अवधि तक चला था, तो ये गलत है। कश्मीर राज्य ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 15/8/1947 के दिन हस्ताक्षर किया था, ये भी आपका गलत दिया गया है, ठीक है ना। ये जो विलय पत्र था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इस पर 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किए गए थे, तो ये भी गलत है। उसके बाद देखिए शाहनवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे, बिल्कुल ये सही दिया गया है। तो पहला सही हो गया, चौथा सही हो गया, और एक ये वाला स्टेटमेंट सही है, के मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया था। तो पहला, चौथा और पांचवा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको देखा है ऑप्शन नंबर ए में। चलिए उसके बाद देखिए पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स इस पुस्तक को लिखा है दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, किसने लिखा है? दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। चलिए उसके बाद देखिए किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो देखिए ये स्टेटमेंट जो है ना फ्रेंड्स ये सर सैयद अहमद का है, ठीक है ना, सर सैयद अहमद खान का है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और यह मेरी बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं, या किसने लिखा है? तो यह स्टेटमेंट जो है ना ये स्टेटमेंट है आपका लॉर्ड कर्जन का, ठीक है, याद रखिएगा स्टेटमेंट किसका है? लॉर्ड कर्जन का है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और मेरे भारत में रहते मेरी बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसके मरने में सहयोग दूं। देखिए प्रश्न रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, लॉर्ड कर्जन का। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रारंभ करना शुरू हुआ था? तो फ्रेंड्स ये 1859 और 1860 से इन उपाधियों को दिए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो इनमें से तो कोई नहीं राइट आंसर होगा। चलिए अधिकतर नरमपंथी नेता थे, तो अधिकतर नरमपंथी जो थे ये शहरी क्षेत्र से थे, ठीक है, नरमपंथी उदारवादी इनको कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, ठीक है, व्योमेश बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये लोग थे। चलिए और गर्मपंथी में लाल बाल पाल आपको याद रखना है, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। देखिए निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो उग्रपंथी यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे, इनको गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु कहा जाता है। चलिए भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? भारत सेवक समाज की स्थापना तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, ठीक है, 1905 में। देखिए 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी आ गया ना, इसका स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। चलिए रजनी पामदत्त ने कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे, उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा है? रजनी पामदत्त ने, तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा है, ठीक है ना, तो ये डायरेक्टली स्टेटमेंट आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया था कब? तो फ्रेंड्स यह था 1906 के बाद में, ठीक है ना, 1906 के बाद में आया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे जब, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के जो असिस्टेंट कलेक्टर रैंड थे उनकी हत्या के मामले में उनको अभियुक्त बनाया था और तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह तक की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक यानी कि नेशनल हीरो के रूप में उभरे और उन्हें लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुई थी। इस तरह से अगर किसी भी घटना नहीं है, कोई भी एक विशेष घटना, बल्कि अनेक राष्ट्रीय कार्यों के बाद उनको लोकमान्य की उपाधि दिया गया था, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक कोई कारण हो, इसलिए एक से अधिक आंसर हो सकता है या इनमें से कोई भी नहीं। चलिए उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो लाल बाल पाल मैंने बताया था, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, और यहाँ पर देखिए अरविंद घोष भी जो थे ये गर्म दल के नेता थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1906 को, और इसकी स्थापना किसने किया था बताइए? ये भी नाम पूछा जाता है, ठीक है, 15 अगस्त 1906 को
इसका स्थापना आप मुझे कमेंट करके बताइए किसने किया था। ये जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन है, जिसको कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरमदली के तौर पर नहीं जाना जाता है, बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ये गर्मपंथी थे। चलिए उसके बाद देखिए कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति क्या थी। नरम दल जो थे इनकी आंदोलन की जो पद्धति थी ये आपका राजवामबंद आंदोलन था। ठीक है, जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन कहा जाता है। ठीक है, चलिए शेर पंजाब के नाम से किसको जाना जाता है, शेर मैसूर टीपू सुल्तान, मैंने बताया था शेर पंजाब लाला लाजपत राय। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए ताना भगत आंदोलन संबंधित है। ताना भगत, तो ताना भगत जो था एक तरह का आदिवासी आंदोलन था। ठीक है, और यह आंदोलन छोटा नागपुर क्षेत्र वर्तमान झारखंड में 1914 में प्रारंभ हुआ था और इस आंदोलन का नेतृत्व जात्रा भगत और तुरिया भगत ने किया था। इस आंदोलन को उराव ताना भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अभिनव भारत से कौन संबंधित है। तो अभिनव भारत की स्थापना बीडी सावरकर जी ने किया था। ये आपको भलीभांति याद होगा 1904 में। तो बीडी सावरकर, देखिए भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन सेक्रेट सोसाइटी अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था। तो अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया 1904 में बीडी सावरकर जी ने किया था। अगला प्रश्न कहिएगा कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। तो फ्रेंड्स ये घटना जो है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था 1908 में। 30 अप्रैल 1908 की यह घटना है। मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका था, लेकिन इसमें जो है किंग्सफोर्ड बच गया था और दुर्भाग्य से जो है राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और उनकी पुत्री मारी गई थी। प्रफुल्ल चाकी ने जो है पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर लिया था और खुदीराम बोस को फांसी की सजा दिया गया था। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। तो ये मुजफ्फरपुर में, अभी हमने इसको करा भी है। लेकिन इनमें से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। राष्ट्रवादी समाचार पत्र इसमें से कौन सा नहीं था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, बाकी बंगाली, द हिंदू, द महारथा ये सब थे। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी। तो ये जुड़ी थी, यंग इंडिया नहीं जुड़ी थी। ठीक है ना, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ। यंग इंडिया महात्मा गांधी जी का है, ये आपको पता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और महात्मा गांधी जो थे अहिंसा के समर्थक थे, अहिंसक आंदोलन के। चलिए नीचे दिए गए जो समाचार पत्र हैं द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों का नाम का मिलान करना, मतलब चुनना है इसमें से। तो द हिंदू तो आपको अच्छे से पता होगा, द हिंदू के संपादक कौन है, तो जी सुब्रमण्यम अय्यर है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए जी सुब्रमण्यम, ऑप्शन डी जो कि राइट आंसर होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है ना, तो मैं पढ़ के बता देता हूँ। द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी तो आपको बाल गंगाधर तिलक। ठीक है ना, उसके बाद देखिए बंगाली तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी तो गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे। हिंदू पैट्रियट के संपादक जो थे ये हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। ठीक है ना, और ये आपके हरिश्चंद्र मुखर्जी थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था। तो 1913 में जो है सेल्फ गवर्नमेंट के उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया था, अपनाया था 1913 में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसमें से ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों की पेंशन भी समाहित थे, भारत में खरीदे गए सैन्य और अन्य भंडार भी थे, और रेलवे के गारंटेड ब्याज भी थे। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देखिए कि 1897 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था, बताइए। तो ये अमरावती अधिवेशन 1897 में हुआ था और अश्विनी कुमार दत्त ने इसको 3 दिवसीय तमाशा कहा था। जिमरमैन योजना जो है ये संबंधित इससे व्यक्ति का नाम पूछा गया, जिमरमैन योजना से। तो जिमरमैन योजना से संबंधित लाला हरदयाल, भूपेन्द्र दत्त, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय ये लोग थे। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित है। मोतीलाल तेजावत, तो मोतीलाल तेजावत मेवाड़ क्षेत्र के भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। ठीक है ना, और इन्होंने वनवासी संघ की स्थापना किया था और 1920 के दशक में इसी आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन। चलिए उसके बाद देखिएगा कि साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। ठीक है ना, 1919 का अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन आयोग का गठन किया गया था। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने किया था। हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत बताइए। तो इसको शुरू किया था किसने फ्रेंड्स, तो स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस नेता डॉक्टर NS हर्डिकर ने किया था। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत कार्य करने वाले इस संगठन के सदस्य गांधी टोपी पहनने के लिए जाने जाते थे। तो NS हर्डिकर राइट आंसर होगा। चलिए बंबई योजना में प्रस्ताव था, बंबई योजना में। तो देखिए फ्रेंड्स बंबई योजना की बात करते हैं 1944-1945 में ये बॉम्बे प्लान था। इसमें प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों के एक समूह के द्वारा प्रस्तुत किया गया था इसको, और इस योजना के तहत भारत के लिए आयात प्रतिस्थापन और औद्योगिकरण आधिकारिक प्रस्ताव के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को तीव्र आर्थिक विकास की बात इसमें किया गया था। साथ ही साथ इसमें देश के आर्थिक विकास में राज्य द्वारा हस्तक्षेप, योजनाबद्ध विकास के साथ सार्वजनिक उपकरणों की आवश्यकता के रूप में कुछ पूंजीवादी विशेषताओं को प्रत्याग पर परिलक्षित किया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से अधिक यहाँ पर राइट आंसर इसके हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने किया था। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किया था SN हल्दर ने, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिएगा किसान क्या करें किसने लिखा है। किसान क्या करें या लिखा किसने है, तो फ्रेंड्स किसान क्या करें ये लिखा है किसने, तो इसको लिखा है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किसान क्या करें नामक पुस्तक जो है 20वीं सदी में प्रख्यात किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था।
तो आर एन माधोलकर ने किया था, बांकीपुर पटना में हुआ था। पहला बिहार में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था 1912 में। देखिए सेम क्वेश्चन है, 1912 में हुआ था ये। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आर एन माधोलकर थे। चलिए उसके बाद देखिएगा मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? तो मदरलैंड को प्रकाशित किया था मौलाना मजहरुल हक ने। सदाकत आश्रम से ये प्रकाशित होता था, मौलाना मजहरुल हक थे। चलिए पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुआ था, ठीक है ना, जिसमें बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर के रहूंगा, ये कथन किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का है। सेम वही प्रश्न आ गया, किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा? तो बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। चलिए फिर से देखिए प्रश्न कितना बार पूछा गया है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो बाल गंगाधर तिलक से। देखिए ये 42वीं बीपीएससी में पूछा गया, देखिए 65वीं बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय क्रांति की जननी किसको कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी किसको कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को, ठीक है ना। याद रखिएगा 1907 के जर्मनी के स्टुटगार्ट में इन्होंने तिरंगा झंडा फहराया था, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए मैडम कामा ने भारत की तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो अभी मैंने बताया था 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में, ठीक है। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट जर्मनी में। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में किया था, ठीक है ना। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा हुआ है? तो विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, ये आपका किया था, कहा था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, ठीक है। देखिए प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो फ्रेंड्स ये बंगाल विभाजन के समय 1905 में अपनाया गया था, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न करिए। देखिए 265 है कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो आपको भी पता है ये आंदोलन स्वदेशी आंदोलन था, ठीक है ना। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया था और ये जो आपका शुरुआत हुआ था स्वदेशी आंदोलन का कलकत्ता के टाउन हॉल में, इसकी घोषणा किया गया था 7 अगस्त 1905 को। डेट याद रखिएगा, ठीक है। तो ये स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन भारत में कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था कब बताइए? तो ये बंगाल विभाजन के समय में। देखिए प्रश्न 2-3 बार रिपीट हो गया। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में। बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन था, ठीक है ना। तो लॉर्ड कर्जन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा है कि इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ था? बताइए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बंगाल विभाजन के विरोधी आंदोलन के रूप में, ठीक है। चलिए बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था, तो प्रभावी ये हुआ था आपका कब से? 16 अक्टूबर 1905 से, ठीक है ना। 20 जुलाई की इसकी घोषणा किया गया था। चलिए उसके बाद देखिएगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था? तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था 1911 में, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किया गया था और फाइनली 1912 में राजधानी दिल्ली बना था, ठीक है। बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था, कब? तो 19-20 जुलाई, दोनों डेट याद रखिएगा। 19 जुलाई ज़्यादा जो है ये आपका प्रॉपर आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ अगला प्रश्न करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया था। इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो 1905 में स्वराज प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया था और इसका उद्देश्य पूछा गया है। तो बनारस अधिवेशन में चर्चा किया गया था इस पर और 1906 में कोलकाता के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर दिया गया था और इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया था। तो आपको याद रखना है क्या क्या? स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वुड के 1854 का जो प्रश्न था जिसको वुड डिस्पैच कहा जाता था उससे संबंधित ये प्रश्न है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? 69वीं बीपीएससी का ये प्रश्न है, ठीक है। चलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका क्या होगा? तो इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश किया था, बिल्कुल सही है। और इससे महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था, ये भी सही है। तो राइट आंसर इसका 1 और 2 दोनों होना चाहिए, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ठीक है। 1854 में ये वुड डिस्पैच आया था, याद होगा, और इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। चलिए 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए कांग्रेस आंदोलन की रणनीति पर, आंदोलन के उद्देश्य पर और कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर उपयुक्त सभी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचा होगा, यह किसने कहा था? तो फ्रेंड्स यह कहा था W हंटर ने कहा था, ठीक है ना। W हंटर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि लॉर्ड लेटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? बताइए लॉर्ड लेटन किससे संबंधित नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से देखिए स्ट्रैची कमीशन से है, शस्त्र अधिनियम से है, ठीक है ना। आर्म्स एक्ट जिसको कहा जाता है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से है। इल्बर्ट बिल से नहीं, इल्बर्ट बिल से संबंधित ये नहीं है। इल्बर्ट बिल से संबंधित लॉर्ड रिपन है, ठीक है ना, लॉर्ड रिपन, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुआ था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुआ था। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पूछेगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कब किया गया था, ठीक है ना। चलिए करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो करजन वायली की हत्या किया था मदनलाल ढींगरा ने, ठीक है ना। 1909 में जो मदनलाल ढींगरा जो है उनको फांसी की सजा दिया गया था 17 अगस्त 1909 को। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी, क्लियर। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना किया गया था। इसमें इस लेखक कौन था? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये आपका कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल
तो विलियम बेंटिक था, ठीक है ना। विलियम बेंटिक राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन में कोई नहीं होगा। चलिए, तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था। तेभागा आंदोलन, तो फ्रेंड्स ये किसान सभा के नेतृत्व में, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, तेभागा आंदोलन बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था, जिसके तहत किसानों ने फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर को 1/3 करने हेतु संघर्ष प्रारंभ किया था। किसान सभा के नेतृत्व में लड़ा गया आंदोलन जो जोतदार थे उनके विरुद्ध बटाईकारों का आंदोलन था, और यह आंदोलन महत्वपूर्ण कृषक आंदोलन नेता कंपाराम सिंह के और भोम सिंह थे इसके, ठीक है ना, नेतृत्व करता। चलिए फ्रेंड्स, 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था। वे कौन थे बताइए? तो वे कौन थे इसमें से? तो सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और टॉमस रैली की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था 1900, मैंने अभी बताया था आपको इससे पहले, ठीक है ना। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किया था किसने? तो 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने, ठीक है ना, एमजी रानाडे ने। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1885 में डब्ल्यू सी बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था, ठीक है ना। तो ऑप्शन ई तो आपको पता है, 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा, शिक्षित वर्ग की पूर्ण सहमति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो पहले में तो मैंने बताया था टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और कितने मुस्लिम पूछा गया यहाँ पर दूसरे सम्मेलन में, तो 33 होगा इसका आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, और दूसरा सम्मेलन कलकत्ता में हुआ था, किसने अध्यक्षता किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो फ्रेंड्स, अभिनव भारत सोसाइटी की विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। चलिए, लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तो वीडी सावरकर थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है इंडिया हाउस की स्थापना किया था। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स कि मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था। तो मुस्लिम लीग ने जो है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी, और 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में और 1908 में अमृतसर में हुआ था। उसके बाद मुस्लिम लीग का अधिवेशन अनियमित रूप से देश के विभिन्न शहरों में आयोजित होते रहते थे, और इसमें से देखिए अगर हम बात करते हैं तो बीपीएससी ने इसका आंसर डी माना हुआ है, ठीक है ना, 1925 से, जो कि सही नहीं है। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो ये आपके नील के, और नील एक नकदी फसल है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया था। तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा यहाँ पर दिया गया। फूलन प्रसाद वर्मा भी और जयप्रकाश नारायण का नाम दिया जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? बकरी का टापू, ठीक है ना, ये नेपाल के तराई में है बकरी का टापू, और जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण, और ये हजारीबाग जेल से भागे हुए थे, दीपावली की रात थी उस दिन। तो पर्व का नाम भी याद रखिएगा। किसने कहा था कि जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। तो ये कथन जो है महात्मा गांधी का है, जो उन्होंने लुई फिशर जो था एक पत्रकार, उसको एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा था। तो महात्मा गांधी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। चलिए, उसके बाद देखिएगा काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों की फांसी की सजा दी गई थी? काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम किया गया है, और काकोरी ट्रेन जो है ये घटना है आपका 9 अगस्त 1925 की घटना है, ठीक है ना, 9 अगस्त 1925 की घटना है, ठीक है फ्रेंड्स। याद रखिएगा, उत्तर रेलवे के लखनऊपुर सहारन संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को डकैती डाल करके सरकारी खजाना लूट लिया गया था। और इसमें बात करते हैं तो रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा हुई थी, जबकि चंद्रशेखर आजाद इसमें फरार हो गए थे। तो यहाँ पर देखिए ये राइट आंसर हो जाएगा, अशफाक उल्लाह खान और रामप्रसाद बिस्मिल को। चलिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक आ गया HRSA, मैंने बताया था इसकी स्थापना 1928 में हुई थी, मैंने पूछा था आपसे, तो 1928 में हुई थी, और यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिरोज शाह कोटला में दिल्ली में किया गया था। निम्नलिखित में से बताना कि पंक्तियों किसने लिखा है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ये कातिल में है। यह आपका किसका है फ्रेंड्स? तो ये जो आपका शायरी है, ये पंक्ति जो है, ये प्रसिद्ध शायर बिस्मिल अजीमाबादी की है। बिस्मिल अजीमाबादी पूरा नाम इनका याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, रचयिता कौन है? तो बिस्मिल अजीमाबादी, अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है ना, अभी मैंने आपको बताया है बिस्मिल अजीमाबादी। तो याद रखिएगा बिस्मिल अजीमा, रामप्रसाद बिस्मिल नहीं, बिस्मिल अजीमाबादी। चलिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? इनकलाब जिंदाबाद का नारा, तो यह नारा हसरत मोहानी के द्वारा दिया गया, और हसरत मोहानी एक स्वतंत्रता सेनानी और उर्दू भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, ठीक है ना। हसरत मोहानी के द्वारा दिया गया, लेकिन इसको पॉपुलर बनाया था भगत सिंह ने। चलिए, मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया है? तो हसरत मोहानी ने दिया है। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी की सजा कब दिया गया था? तो इनको फांसी की सजा दिया गया था 23 मार्च 1900, बताइए कब? 1931 को, ठीक है ना, याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी की सजा दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 को। देखिए, अगला प्रश्न है कि सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय में भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो भगत सिंह की उम्र थी, बताइए क्या उम्र थी उस समय? तो राइट आंसर होगा 21 साल से थोड़ा सा ज़्यादा था, ठीक है ना। इनका जन्म सितंबर 1907 में हुआ था, और 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में इन्होंने बम फेंका था। 21 साल से थोड़ा सा ज़्यादा था। देखिए, अनुशीलन समिति क्या थी? अनुशीलन समिति, देखिए इसमें हम लोग 304 प्रश्नों को ही कवर करेंगे, और इसमें जो टोटल प्रश्नों की संख्या दिया गया है फ्रेंड्स, इसमें टोटल जो प्रश्नों की संख्या दिया गया है ये 600 समथिंग दिया गया, मैं बता रहा हूँ 609 प्रश्न है टोटल। तो बाकी जो और 300 प्रश्न बच रहे हैं, ठीक है ना, 305 प्रश्न ये नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे। यहाँ पर देखिए, अनुशीलन समिति जो थी यह एक क्रांतिकारी संगठन थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को लाइक कर दीजिए, और फ्रेंड्स प्लीज इसको शेयर कर दीजिए।